राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। काव्य के आंसू देखकर आदित्य का दिल तड़प सा उठा था। वह काव्य के आंसू को बहने से रोकने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है, काव्य उसका हाथ पकड़ झटक देती है और काव्य दर्द भरी आवाज़ में, अब किस बात का दिखावा कर रहे हैं आप? अब तो आपने बता दिया ना कि सब एक दिखावा है। अब क्या मजबूरी है आपकी जो ऐसे हमदर्दी दिखा रहे हैं? आदित्य खुद को शांत करते हुए बहुत नरमी में, मैंने मजबूरी में अगर कुछ किया है तो वो है तुम्हारे दूर जाने की कोशिश। मैं मानता हूँ हमारी शादी जैसे भी हुई उसे अपनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने अब तक इस रिश्ते को अपनाने की कोशिश नहीं की। मैंने तुम्हारे दर्दों को दूर करने के लिए तुम्हारे करीब भी आना चाहा ताकि तुम अकेलेपन से ना जियो, लेकिन मैं वो भी ना कर सका। मैं तुम्हारे करीब आने का कोई दिखावा नहीं कर रहा था। सच तो यह है, मुझे तुम्हारे करीब आकर बहुत सुकून मिलता है। तुम्हारी केयर करना, तुम पर हक जताना, ये सब कोई दिखावा नहीं है। आदित्य इतना ही बोलता है कि काव्या तुरंत बोलती है, झूठ, बिल्कुल झूठ। आप मुझे झूठे दुनिया में रखकर क्या साबित करना चाहते हैं? सच तो यह है, आप हमेशा से मुझसे दूर जाना चाहते हैं। मजबूरी में अपने अगर कुछ किया है तो इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है, लेकिन अब आप इस रिश्ते से पूरी तरह से आज़ाद हैं। अब मुझे आपकी हालत अब मुझे अपनी हालत पर छोड़ दीजिए। काव्या इतना बोलकर कमरे से जाने लगी कि आदित्य कहता है, इस रिश्ते से और मुझसे तुम कभी आज़ाद नहीं हो सकती। तुम गुस्से और भावनाओं में बहकर सच्चाई को ठुकरा रही हो। आदित्य के बोलने से काव्या पीछे मुड़कर आदित्य को देखते हुए, सच्चाई? आपके हाथ में जो अब ये बताते हैं कि हमारे बीच जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका है। आदित्य अपने हाथ में लिए डाइवोर्स पेपर को देखता है, फिर काव्या को देखते हुए कहता है, हमेशा आंखों देखा और कानों में सुना सच नहीं होता। तुमने जिस पेपर पर सिग्नेचर किए हैं उसे देखना नहीं चाहोगी? काव्या बोली, मुझे ना ही कुछ सुनना है और ना ही कुछ देखना है। आदित्य पेपर्स को टेबल पर रखकर काव्य की तरफ बढ़ाते हुए एकदम करीब आ जाता है, उसकी आंखों में देखते हुए, जब तुम्हें लगे कि तुम्हें सच्चाई देखना चाहिए तो एक बार डिवोर्स पेपर को ज़रूर देख लेना। इतना बोलकर आदित्य काव्य के साइड में जाने लगता है। फिर वह दरवाजे पर रुककर बिना पीछे मुड़े कहता है, और ये मत सोचना कि डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर लिया है इसका मतलब तुम मुझसे दूर चली जाओगी। तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हें ढूंढ कर लूँगा। आदित्य तेज कदमों से बाहर चला जाता है। वहीं काव्य फर्श पर ही बैठकर रोने लगती है। काव्य अब जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। उसे आदित्य के ही शब्दों पर जैसे विश्वास ही ना हो। विश्वास भी कैसे हो जो इंसान अपने से ही दूर बना कर रखे? वह काव्य के करीब कैसे जा सकता है? काव्य सबसे आदित्य के साथ रहते आई है तब से आदित्य बस दूर ही भागता आया है। यहाँ तक कि उसने डिवोर्स देने की भी बात कही थी जो काव्य ने सुन ली थी, और आज तो उसके हाथों में ही डाइवोर्स पेपर थे जो शायद काव्य के पास ही लेकर आने वाला था। जहाँ काव्य फर्श पर बैठी थी वहीं आदित्य स्टडी रूम में सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद किए खुद को शांत करने लगता है। रॉकी बस अपने बॉस को देखे जा रहा था। आदित्य वैसे ही आंखें बंद करके रहता है। दूसरा डाइवोर्स पेपर रेडी करवाओ, रॉकी तुरंत कहता है। यस बॉस। काव्य बहुत देर तक आंसू बहाने के बाद फ्रेश होकर बेड पर लेट जाती है। तभी एक सर्वेंट डिनर लेकर आती है। काव्य डिनर देखकर सर्वेंट से कहती है, हाँ मैं भूख नहीं है, आप इसे वापस लेकर जाइए। सर्वेंट थोड़ा परेशान होकर कहती है, मैम सर ने ऑर्डर दिया है कि जब तक आप डिनर नहीं करेंगी हम में से कोई भी डिनर नहीं कर सकते। यह सुनकर तो काव्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह ना चाहते हुए भी थोड़ा डिनर कर लेती है और बेड पर लेटकर सो जाती है। आदित्य स्टडी रूम में डिनर करके अपने काम में लग जाता है। इधर प्रीत अपने कमरे में रूम की पूरी तरह डेकोरेट करके बेड पर बैठी थी। उसके हाथ में अर्जुन की एक तस्वीर थी और उसके सामने एक केक था। प्रीत अर्जुन को फोटो को देखते हुए कहती है, आपको पता है आज क्या है? आज ही के दिन
हमने आपको पहली बार देखा था और आप पर दिल हार बैठे। आज पूरे 4 साल हो गए, आपने तो अभी हमें नोटिस ही नहीं किया कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। शायद हमें आपकी इस अदा से प्यार हो गया। काश कि इन 4 सालों में हमने अपने प्यार का इजहार कर दिया होता। लेकिन क्या आप मेरे प्यार को कभी समझ पाते? फिर थोड़ा रूडली कहती है, हाँ मैं आपके बिना जी भी लेते, लेकिन आपको किसी और का होते हुए कभी नहीं देख सकते। उस वक्त अगर आपके भाई ना होते तो मैं मंडप पर ही उस लड़की को जान से मार देती जिसमें आपने मुझे छीनने की कोशिश की। खैर, आज हमारा दिन है। उस लड़की को याद करके हम अपना दिल खराब क्यों करें? प्रीत केक को कट करती है और एक बाइट लेकर रख देती है। केक को बाहर ले जाकर रखती है और फिर बेड पर लेटकर अर्जुन के पोटे को सीने से लगाकर बातें करने लगती है। बातें करते करते प्रीत कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। प्रीत के सोते ही प्रिंस उसके कमरे में आता है। प्रिंस, कहीं तो प्रिंस लिखा है, कहीं प्रियंस लिखा है। प्रिंस कमरे को देखते लगता है। घर के सभी को पता था कि प्रीत हर साल इस दिन को अर्जुन की फ़ोटो के साथ सेलिब्रेट करती है। नीलिमा राठौर प्रीत और प्रिंस की माँ को प्रीत की हालत देखकर कभी कभी रो पड़ती है। नीलिमा जी अब अपने बच्चे को तड़पते हुए तो देख नहीं सकती थी, इसलिए जब भी यह दिन आता नीलिमा जी कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। प्रीत कभी कभी अर्जुन की बात करते हुए हॉल पर भी पहुंच जाती थी। वहाँ के सारे सर्वेंट्स तो प्रीत को पागल भी समझते। उन्हें कौन बताए कि प्रीत पागल तो हो गई है, लेकिन अर्जुन के प्यार में। प्रिंस प्रीत के पास जाकर बैठ जाता है और प्रीत से अर्जुन के फ़ोटो को अलग कर लेता है। प्रिंस ये सब बहुत धीरे धीरे से कर रहा था। आखिर में फ़ोटो लेकर प्रिंस प्रीत को देखते हुए, दी आप ये गलती नहीं कर सकती। भले ही अर्जुन आपका प्यार है, लेकिन अब वह बस काव्या के ही है। आप अपने प्यार को पाने के लिए अगर काव्या को कुछ करेंगे तो सबसे पहले आपको हमसे सामना करना पड़ेगा। हम भी अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हमें आपका ही सामना तो ना करना पड़े। अगर आप अपने प्यार के लिए पागलपन दिखा सकते हैं तो हम भी आपके ही भाई हैं। हम अपने प्यार के लिए पागलपन दिखा सकते हैं। डी, आपको अर्जुन को भूलना होगा। आपको अर्जुन की ज़िंदगी से जाना होगा। अगर ये सब मैं खुद करूँगा, आपको अर्जुन की ज़िंदगी से बहुत दूर कर दूँगा। मैं अपने प्यार के लिए आपको अर्जुन की ज़िंदगी में बिल्कुल जाने नहीं दूँगा। प्रिंस अपनी जगह से उठकर कहता है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा दी। इतना बोलकर प्रिंस कमरे से निकल जाता है। प्रीत तो बस अर्जुन के सपनों में खोई हुई थी। उसे किसने क्या कहा कुछ भी उसे सुनाई नहीं देता। काली ध्रुव के कैबिन में आता है। ध्रुव अपने काम को करते हुए काली को बिना देखे कहता है, इस बार काव्या हाथ से नहीं जानी चाहिए। उसे कुछ भी करके यहाँ लाओ। शादी की तैयारियां भी शुरू करो। कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। काली तुरंत यस बॉस इतना बोलते ही काली कैबिन से जाने लगता है कि ध्रुव की आवाज़ सुनकर रुक जाता है। मैंने जो कहा था वह काम हुआ? काली पीछे मुड़कर, यस बॉस, हमने मैम के पीछे कुछ बॉडीगार्ड लगा दिए हैं। ध्रुव उसे जाने का इशारा करता है तो काली तुरंत वहाँ से चला जाता है। करीब 1-1:30 बजे के करीब काव्या अपने बेड से उठकर देखती है तो कमरे में कोई नहीं होता। काव्या धीरे धीरे कमरे से बाहर जाने लगती है। काव्या एकदम धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। पूरा वाला इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था। काव्या चलते चलते मेन डोर पर चली जाती है। वह डोर को खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, तभी हॉल की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। यह देखकर काव्या कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। काव्या धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखती है तो आदित्य अपने हाथ सीने पर बांधे काव्या को घूरकर देख रहा था। उसे ऐसा देख काव्या जल्दी से किचन की तरफ जाती है और पानी बोतल लेकर आदित्य को बिना देखे सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। उसके जाते ही आदित्य भी कमरे में चला जाता है। काव्या बेड पर बैठकर कुछ सोच रही थी। जैसे ही वह आदित्य को देखती है बेड पर लेट जाती है। आदित्य भी उसके पास लेट जाता है। जैसे ही आदित्य बेड पर लेता है काव्या बेड से उठ जाती है और सोफे पर चली जाती है। आदित्य काव्या की हरकतों को देखकर परेशान हो चुका था। वह भी बेड से उठकर काव्या के पास जाकर खड़ा हो जाता है और सर्द आवाज में, ये क्या नाटक लगा रखा है? चुपचाप सो नहीं सकती?
काव्या आदित्य को एक नज़र देख कर कहती है, हमें गैर मर्दों के साथ एक ही बेड पर सोना मंजूर नहीं। गैर मर्द? सुनते ही आदित्य अपनी आंखें छोटी करके काव्या को घूरता है। वहीं काव्या उसे बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। आदित्य गहरी सांस लेकर कमरे से बिना कुछ बोले निकल जाता है। कुछ देर बाद आदित्य कमरे में आता है तो देखता है काव्या अब भी सोफे पर बैठी हुई है। आदित्य काव्या के पास जाकर जल्दी से उसे गोद में उठा लेता है और बेड पर लेटाकर उसके हाथ में हथकड़ी पहना देता है और खुद भी पहन लेता है। काव्या अपने हाथों को छुड़ाते हुए, ये क्या है? आदित्य बेड पर लेटते हुए कहता है, मुझे अपनी नींद बार बार खराब करने की आदत नहीं है। काव्या हथकड़ी को निकालने की कोशिश करने लगी। आदित्य, कोई फायदा नहीं, ये चाबी के बिना बिल्कुल नहीं खुलेगी। काव्या आदित्य को घूरकर, मैं आपकी कंप्लेंट दादी से कर दूंगी। आदित्य लापरवाही में, बेशक करो। काव्या थक हार कर बेड पर लेट जाती है और कुछ ही देर में गहरी नींद में चली जाती है। काव्या से सोते ही आदित्य अपनी आंखें खोलता है और काव्या के हाथों से हथकड़ी खोलता है और फिर अपने हाथों से भी हथकड़ी खोल साइड टेबल पर रख देता है। आदित्य काव्या के चेहरे को देखते हुए कहता है, एक बार बस मुझे पता चल जाए ध्रुव सूर्यवंशी तुमसे क्या चाहता है, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें इस रिश्ते से भी आज़ाद कर दूँगा। तभी उसे काव्या की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही थी, अगर मैं कहूँगी कि मुझे आपके साथ इसी रिश्ते में बंधा रहना है तो क्या आप हमेशा के लिए मुझे इस रिश्ते में बंधने देंगे? यह सुनकर आदित्य बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि इस वक्त काव्या सो रही थी। सोते हुए भी वह ऐसे सवाल कर रही थी। आदित्य काव्या को छोड़कर ऊपर सीलिंग को देखने लगता है। काव्या का सवाल से अब आदित्य बिल्कुल बेचैन सा हो जाता है। काव्या के साथ रिश्ते में हमेशा के लिए बंधे रहना, क्या ये सच में पॉसिबल हो सकता है? कुछ भी हो, लेकिन आदित्य को काव्या की कुछ आदत हो चुकी थी। अब बेचैन वह इस बात था कि काव्या अगर उससे दूर हुई तो वह क्या करेगा? क्या वह अपनी आदत को भूल पाएगा? I hope you like the story. So let's go for the next episode, that is रुखसार। ये एक नई लड़की की एंट्री है। आदित्य की जब आँख खुलती है तो देखता है बेड पर उसके अलावा कोई और नहीं था। यह देखकर टाइम देखता है तो सुबह के 6 बज रहे होते हैं। वॉशरूम की नज़र डालते हैं तो वॉशरूम खुला होता है। बेड से उठकर वह बालकनी में जाता है तो वहाँ भी कोई नहीं होता। आदित्य अब कमरे में बाहर आकर तब देखने लगता है तो हॉल और बाकी कमरे भी काव्या नहीं होती। आदित्य अब थोड़ा परेशान हो जाता है, फिर कुछ सोचते हुए किचन की तरफ जाता है। किचन में जाकर देखता है तो काव्या किचन में नाश्ता बना रही होती है। काव्या को देखकर आदित्य की सारी परेशानी, डर तुरंत खत्म हो जाता है। आदित्य दरवाजे पर खड़े ही काव्या को बस देखते रहता है। वहीं काव्या अपनी काम में पूरी तरह से बिजी थी। आदित्य काव्या को देख ही रहा था कि अचानक उसे गुस्सा आ जाता है। आदित्य आगे बढ़कर काव्या का हाथ पकड़कर किचन से बाहर लेकर आता है। काव्या पहले तो हैरान हो जाती है और फिर बिना कोई रिएक्शन के बस आदित्य को देखती रहती है। आदित्य काव्या को बेड पर बैठाता है। फर्स्ट एड बॉक्स लाकर काव्या के सर पर पट्टी खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है। अचानक से काव्या अपनी जगह से उठ जाती है। काव्या को ऐसे अचानक उठता देख आदित्य उसे देखने लगता है। काव्या आईने के पास जाकर खुद पट्टी को निकालने लगती है। काव्या को निकालते वक्त गलती से उसके घाव में लग जाती है, जिससे उसके मुंह से आहार निकल जाती है, जिसे सुनकर आदित्य गुस्से से मुट्ठी कस जाती है और वह बेड से उठकर काव्या के पास आ जाता है। आदित्य काव्या के पास जाता उससे पहले ही काव्या उससे दूर हो जाती है। काव्या का यूं दूर जाना आदित्य से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। आदित्य अपनी आंखें बंद करके खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। काव्या बेड की तरफ जाकर दवाई लेती है और फिर आईने के पास जाकर दवाई लगा लेती है। अब तक काव्या का घाव थोड़ा भर गया था। आदित्य काव्या को एक नज़र देखकर वॉशरूम चला जाता है। काव्या भी कमरे से बाहर निकल जाती है। काव्या आदित्य के लिए नाश्ता रूम पर ही भिजवा देती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ खुद नाश्ता करती है। नाश्ता हो जाने के बाद काव्या
गार्डन की तरफ चली जाती है। कुछ देर तक गार्डन में टहलने के बाद काव्या वापस विला के अंदर आती है। तभी उसकी नज़र सामने से आते हुए आदित्य पर पड़ती है। उसे देखते ही काव्या नजरें फेर लेती है और सोफे की तरफ बढ़ जाती है। आदित्य भी काव्या को बिना देखे ऑफिस के लिए चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन तक दोनों ही के बीच कोई बात नहीं होती। काव्या हमेशा आदित्य से दूर जाती। काव्य की हरकत से आदित्य भी काव्य के पास बिल्कुल नहीं जाता। अब तो दोनों अलग अलग कमरे में रहने लगे। ज़्यादातर तो आदित्य अपने स्टडी रूम में ही सो जाता था। काव्या को भी अब आदित्य के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही आदित्य काव्या से दूरी बनाए रखता, फिर भी उसकी ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ता। काव्या भी आदित्य का ध्यान रखने के पीछे नहीं हटती। काम की वजह से हमेशा आदित्य नाश्ता, लंच, डिनर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, लेकिन काव्या उसके लिए हमेशा टाइम में खाना भेजती थी। दूरियां तो थी, लेकिन केयर एक दूसरे की बहुत किया करते थे। वैसे ही एक दिन काव्या सोफे पर बैठकर अपने फ़ोन में लगी हुई थी। तभी एक बॉडीगार्ड एक लड़की को अंदर लाता है और काव्या को गुड मॉर्निंग विश करता है। काव्या भी उसका रिप्लाई देती है। वह बॉडीगार्ड लड़की को सोफे पर बैठने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। काव्या उस लड़की को देखने लगती है। उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके चेहरे, हाथ, गर्दन, पैर पर मारने और काटने के निशान थे। काव्या को खुद को ऐसा देखकर वह लड़की खुद के चोटों को छुपाने लगती है। काव्या को बहुत अजीब लगता है। काव्या उस लड़की को देख ही रही थी कि तभी आदित्य सीढ़ियों से होते हुए नीचे आता है। उसके पीछे रॉकी भी था। वह लड़की जैसे ही आदित्य को देखती है, एकदम से खड़ी हो जाती है। आदित्य पहले काव्या को देखता है, जो सोफे पर बैठे उसके आने से फ़ोन में होने का बिजी होने का नाटक कर रही थी। फिर उस लड़की की तरफ देखता है। आदित्य सख्त आवाज़ में, गेस्ट रूम को साफ करवा दो। आदित्य के बोलते ही वहाँ खड़े सर्वेंट गेस्ट रूम की तरफ चले जाते हैं। आदित्य इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और रॉकी वहाँ लड़की को देखकर कहता है, ये बॉस की वाइफ है। जैसे ही लड़की है सुनती है, उसकी नज़र काव्या पर चली जाती है। काव्या भी उसे देखती है। रॉकी काव्या को देखकर, मैम, ये बॉस के रिलेटिव हैं, अब से यहीं रहेंगी। काव्या कोई जवाब नहीं देती। दोनों को इंट्रोड्यूस करके रॉकी वहाँ से चला जाता है। काव्या उस लड़की को देखकर अपनी जगह से उठती है और लड़की के सामने बैठ जाती है। वह लड़की थोड़ा घबरा जाती है। काव्या उसके दुपट्टे को हटाकर शरीर के हर एक चोट को नोटिस करने लगती है। चोटों से साफ पता चल रहा था कि किसी ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट भी की है। काव्या उसके चोटों को टच करती है तो उस लड़की के मुंह से आह निकल जाती है। आह सुनकर काव्या उस लड़की को देखने लगती है। काव्या बहुत नरमी से पूछती है, आपका नाम क्या है? वह लड़की थोड़ा घबराते हुए, रुखसार। काव्या, आप हैं कौन रुखसार? हम वो आदि भाई के बहन हैं। बहन सुनते ही काव्या बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि आज तक उसने किसी के मुंह से भी रुखसार का नाम नहीं सुना था। काव्या को ऐसा कंफ्यूज देखकर रुखसार जल्दी से कहती है, वो हम आदि भाई के असली बहन नहीं है। काव्या फिर से उसकी चोटों की देखकर पूछती है, आपकी ये हालत कैसे हो गई? जैसे ही काव्या यह सवाल करती है, रुखसार बहुत ज़्यादा घबराने लगती है। काव्या जल्दी से उसके हाथ में अपना हाथ रखकर कहती है, देखिए रुखसार, आप हमें सब कुछ बता सकते हैं। हम तो आपकी भाभी हैं और भाभी तो माँ समान होती है, तो इस नाते आप अपनी माँ समझ के मुझे बता सकती है। काव्या ये बोलते ही रुखसार काव्या के गले लगकर रोने लगती है। काव्या उसके पीठ को सहलाने लगती है। काफ़ी देर रोने के बाद रुखसार चुप होती है, लेकिन काव्या से दूर नहीं होती। जैसे ही काव्या का अपनापन उसे दर्द से छुटकारा दे रहा हो, तभी एक सर्वेंट आती है और कहती है, मैम, गेस्ट रूम तैयार है। काव्या रुखसार को अलग करती है और उसके गालों पर हाथ रखकर कहती है, आप कमरे में जाकर फ्रेश हो जाइए
और थोड़ा आराम कर लीजिए, ठीक है। रुखसार हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं काव्या को रुखसार की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। रुखसार ढंग से चल तक नहीं पा रही थी। उसके जाने के बाद काव्या एक सर्वेंट को बुलाती है और रुखसार को कुछ दवाइयाँ और खाना देने के लिए कहती है। इधर श्रेष्ठा कैफे में बैठकर कॉफ़ी पीते हुए कुछ सोच रही थी। तभी उसे अपने कान में कुछ अजीब सी बातें सुनाई देती हैं। मिस्टर अशोक मित्तल एक होटल में आज शाम होंगे। तुम्हें उसे मारना है। इसके बदले में तुम्हें 50 लाख मिलेंगे। जैसे ही श्रेष्ठा ये सुनती है तो पीछे मुड़कर देखने लगती है। पीछे एक लड़का और लड़की चेयर पर बैठे थे। लड़की के चेहरे तो श्रेष्ठा को दिख रहा था, लेकिन लड़का का चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा था। श्रेष्ठा लड़के के चेहरे को देखने की नाकाम कोशिश करने लगी। तभी दोनों वहाँ से उठ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। श्रेष्ठा की भी उनके पीछे जाने लगती है। तभी लड़का का चेहरा श्रेष्ठा को दिख जाता है। जैसे ही श्रेष्ठा लड़के का चेहरा देखती है तो उसके मुंह से एकदम निकलता है, नकुल, ये तो वही है जो हमेशा दी से मिलने घर आया करता था। श्रेष्ठा उसका पीछा करने के लिए जा रही थी। होती कि वह किसी से टकरा जाती है। टकराते ही सामने वाले का कुछ सामान गिर जाता है और श्रेष्ठा उसका सामान उठाती है और उसकी सारी बोलकर जाने लगती है। तो अब उसे कोई नहीं दिखता। दोनों ही गायब हो चुके थे। श्रेष्ठा को अब ध्रुव की बात याद आती है। तुम जिसकी वजह से मुझसे इतनी नफरत करती हो, तुम्हें पता भी है वो कैसी है? श्रेष्ठा खुद से कहती है। कहीं वो सही तो नहीं बोल रहा था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं किसी की बात में यकीन कर लूँ। मेरी दी कभी गलत नहीं हो सकती। मुझे भी कोई गलतफहमी हो रही होगी। इतना बोलते ही श्रेष्ठा सर झुकाते हुए वहाँ से निकल जाती है। इधर काव्या अपने कमरे में परेशान सा टहल रही थी। उसे रुखसार के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी। रुखसार तो अब तक सो गई और काव्या उसके बारे में जान भी नहीं पाई थी। काव्या से रहा नहीं जाता और वह अनुराग को कॉल करती है। उधर से तुरंत कॉल रिसीव होता है और अनुराग की आवाज़ आती है। क्या बात है भाई भी, आज तो आपको भी आपके प्यारे देवर की याद आ गई? काव्या मुस्कुराते, हम तो रोज ही आपको बहुत याद करते हैं। अनुराग तुरंत कहता है, लगता है आदि भाई आपको कुछ ज़्यादा ही बोर कर देते होंगे। काव्या अनुराग की बातों को नज़रअंदाज करते बोली, हमें आपसे कुछ पूछना है। अनुराग, हाँ पूछिए। काव्या, वो हमें रुखसार। काव्या इतना ही बोलती कि काव्या का फ़ोन कोई छीन लेता है। काव्या सामने देखती तो आदित्य होता है। आदित्य को देखकर काव्या को कुछ समझ नहीं आता। तभी अनुराग की आवाज़ आती है, हेलो भाभी, भाभी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अनुराग इतना बोलता है कि आदित्य कॉल कट कर देता है और काव्या को देखने लगता है। काव्या भी आदित्य की नज़रों को कुछ खोजने की कोशिश करते हुए बिल्कुल खो सी जाती है। दोनों अपनी नज़रों को मिलते ही जा रहे थे, नज़रों में खोते ही जा रहे थे। काव्या का फ़ोन रिंग होता है। काव्या आदित्य के हाथ से फ़ोन लेती है और रिसीव करती है। उधर से अनुराग, हेलो भाभी। काव्या बालकनी की तरफ जाते हुए, हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। अनुराग सवाल करता है, भाभी आप ही कुछ पूछ रही थी? काव्या बात को संभालते, वो हम पूछ रहे थे कि रूहानी और रुमानी कैसी हैं। अनुराग, हाँ भाभी दोनों ठीक हैं। कुछ देर तक काव्या अनुराग के साथ बात करती है और कॉल कट करके पीछे मुड़कर देखती है तो अब तक आदित्य जा चुका था। काव्या गहरी सांस लेकर कमरे में बाहर निकल जाती है। काव्या रुखसार के रूम में जाती है तो जहाँ रुखसार पहले से डिनर कर रही होती है। काव्या रुखसार को परेशान न करते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाती है। अकेले डिनर करते करते काव्या फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वह हमेशा ही किसी न किसी के साथ डिनर करती थी, लेकिन जब से यहाँ आदित्य के से बहस हुई तब से काव्या अकेले ही डिनर करती। काव्या का मन किसी के साथ बैठकर डिनर करने का कर रहा था, पर अब तो वह आदित्य को भी नहीं बोल सकती थी कि वह उसके साथ डिनर करे। काव्या भूखे मन से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और सर झुकाकर डिनर करने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई बैठा है। काव्या सर उठाकर देखती है।
तो आदित्य उसके पास आकर डिनर कर रहा था। काव्या की तो जैसे ही मनोकामना पूरी हो गई। वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जाहिर नहीं करती। कुछ देर बाद दोनों का डिनर हो जाता है। काव्या अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है, तो वहीं आदित्य भी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। काव्या बस आदित्य को दूसरे कमरे में जाते हुए देखने लगती है। फिर कुछ सोचते हुए काव्या अपने कदम आदित्य कमरे की तरफ बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही डाइवोर्स का ख्याल आता है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और वह वापस अपने कमरे में चली जाती है। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।